स्टूडेंट्स, जो कि हमने 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन एंड कंपाउंड, उसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया था। उसका एक पार्ट ये भी था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जर्नल रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि कार्बन शो करता है। सबसे पहले होती है उसमें कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जब आपका कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है या बर्न होता है तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल आपका मीथेन, जब ये O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपको क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। अनबैलेंस रिएक्शन है, इनको हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ऐसे ही अगर मैं उसकी बात करूँ हमारा C2H2, ठीक है, ये भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, बर्न होगा तो ये CO2 बनाएगा, आपका H2O बनाएगा। एक ट्रिक है इसको लर्न करने की कि जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता ही देता है। हमेशा आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देना उस रिएक्शन में। ठीक है, सेकेंड हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास के, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई एक लेट्स से अल्कोहल लेती हूँ, ठीक है, CH3 CH2OH, ये क्या है आपका? इथेनॉल है, 2 कार्बन इथेन OH अल्कोहल। इसको जब हमने इसको हमने रिएक्ट कराया एल्कलाइन KMNO4 से। ठीक है, ये आपको क्या बना के दे देगा? CH3 CH3COOH। ये था आपका इथानॉल, ये आपको दे देगा इथानोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका KMNO4 है, ये कैसा काम करा? एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड करा रहा है। यहाँ पे पहले सिंगल होता है, डबल हो गए, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा O किसने दिया? आपके KMNO4 ने दिया, उसने इसकी ऑक्सीडेशन करी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। थर्ड है आपकी एडिशन रिएक्शन, जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है एडिशन रिएक्शन। जो आपका हाइड्रोकार्बन है या कार्बन है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक चीज ऐड हो जाएगी जाके, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये आपको क्या बना देगा? CH3 CH3, और बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। यहाँ पे आपके कितने थे? इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो गया, तो बन गया आपका CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पहले 2 बॉन्ड बना रहा था, अब एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो ये आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा किसमें? आपके सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो जो आपका एल्कीन था, ये आपका एल्कीन चेंज हो गया आपके एल्केन, ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन। क्लियर? लास्ट है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जब आपकी कोई एक चीज प्रेजेंट है, उसको हटा के कोई दूसरी चीज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका इथेन, क्या है? आपका इथेन है ना, C2H6 है ना, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया लेट्स से HCl के साथ। ठीक है, तो उसका कोई भी एक हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से। ठीक है, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दीजिए? Cl। ये आपके सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका आ गया Cl। क्लियर? अब यहाँ से आपका एक H निकला और यहाँ पे एक H बचा था आपका प्लस H2, तो जो आपका क्लोरीन है वो आपके हाइड्रोजन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको जर्नल इसकी 4 रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका एक और एक्सप्लेनेशन था कंबशन वाला, जो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने भी आपको बताया कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमेशा बर्न होने पे आपको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। कंबशन चैप्टर आपने एक बार 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है,
अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने एलपीजी गैस जो घर में जो हमारे स्टोव वगैरह चलते हैं वो भी आपने देखे हैं, ठीक है, और आपने कोयला जलते भी देखा है। दोनों में कंबशन होता है, ठीक है। एलपीजी भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है और आपका कोल जो है उसके अंदर भी आपका कार्बन होता है, मगर दोनों अलग अलग तरीके से जलते हैं, है ना। जो आपका एलपीजी होता है उसमें फ्लेम निकलती है, जबकि आपका कोल जो होता है वो ऐसे ही ग्लो करता है, रेड कलर का, लाल रंग का होके वो जलता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एलपीजी गैस है, वेपर्स के फॉर्म में है, तो जो भी चीज़ आपके वेपर के फॉर्म में होगी या गैशियस फॉर्म में होगी उसकी हमेशा फ्लेम निकलेगी, ठीक है। पर आपका जो कोल है, जब भी आप कोल को आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो शुरुआत में उसमें फ्लेम निकलती है, स्टार्टिंग में फ्लेम निकलती है, उसके बाद वो फ्लेम हट के सिर्फ वो ग्लो करता है, सिर्फ दहकता है वो कोला लाल रंग में, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी उसके अंदर वेपोराइजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट था इनिशियली, कोल के अंदर जो भी वेपोराइजिंग सब्सटेंस जब तक प्रेजेंट था तब तक वो फ्लेम निकली। जैसे ही उसके अंदर से वो पूरा का पूरा सब्सटेंस वेपोराइजेशन खत्म हो गई, उसकी मतलब पूरा का पूरा वो सब्सटेंस खत्म हो गया, तब वो कोल सिर्फ और सिर्फ ग्लो करेगा, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के साथ जलेगा, ठीक है। वो फ्लेम आपको नहीं देगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चारों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे को कुछ कंपाउंड डिस्कस करने हैं कार्बन के, ठीक है। पहला है आपका इथेनॉल, दूसरा है आपका इथेनॉइक एसिड। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। इथेनॉल जो कि आपको पता ही होगा अल्कोहल है इथेनॉल, ठीक है, बेसिक है। जो ड्रिंक्स वगैरह अल्कोहलिक ड्रिंक रहता है उसके अंदर आपका इथेनॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल वो एक यूज़ हो गया इथेनॉल का। मेडिसिन में भी यूज़ होता है, कॉफ सिरप वगैरह जब आप उसका इंग्रेडिएंट्स जो दिया होता है पीछे, जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इथेनॉल लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तीसरा है इसका फ्यूल। कुछ कंट्रीज़ में जो आपका इथेनॉल होता है वो एक आपका एडिटिव की तरह यूज़ होता है पेट्रोल में। इट इज़ यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, ठीक है। क्योंकि क्या है, इथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन है, और अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है वो हमेशा आपको क्या देता है, क्लीन देता है ना। क्या दो क्लीन प्रोडक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो विच डू नॉट अफेक्ट योर एनवायरमेंट, ठीक है। तो वो इसको अपने फ्यूल में भी एज अ फ्यूल भी वो यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है आपका शुगर केन। जो आपका इथेनॉल है ये आपका बनता कैसे है? आपका शुगर केन जूस जो होता है दैट इज़ यूज टू मेक मोलेसेस, ठीक है, और वो मोलेसेस को फर्मेंट किया जाता है जिससे आपका इथेनॉल बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद Na, सोडियम के साथ आपकी इथेनॉल की रिएक्शन। इथेनॉल क्या होता है हमारा C2H5OH, ठीक है। इसको जब हमने सोडियम के साथ Na के साथ रिएक्ट कराया, इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था सोडियम जो है आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह पे ले लेगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो ये आपका C2H5O, H की जगह पे क्या आ जाएगा, Na प्लस आपका H2 लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपके इंटर रिलेटेड है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियोज़ को देखा करें, स्किप मत करिए, पूरा पूरा देखिए। सेकेंड है आपका डिहाइड्रेशन। ये था आपका ये वाला रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये है C2H5OH। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, उसको हीट कर दूँ, अल्कोहल लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, उसको हीट किया, तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, माइनस कर दो वाटर H2O, ठीक है। क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कार्बन तो नहीं रहेंगे, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, इसमें सब कितने हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 2 निकाल देंगे तो कितने बचे, 2 2 और 2 और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे शायद स्ट्रक्चर खोल के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक कार्बन से यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे ले लो OH, एक कार्बन से आपका OH जाएगा, दूसरे कार्बन से आपका H जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है, H2O निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, CH2 CH2 CH CH, इधर भी क्या बचा आपके पास, CH CH, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड था, अब 3 बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन, नॉर्मल कितने बनाते हैं, 4 बॉन्ड, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। क्लियर?
इथेनॉल होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हम अपनी डेली लाइफ में इसको भी बहुत देखते हैं, विनेगर है ना, जो सिरका जो घर में यूज होता है, अचार में, जैम्स में, सब में आपका पिकल वगैरह में यूज करते हैं हम एज अ प्रिजर्वेटिव। उसमें आपका 5 to 8% आपका इथेनोइक एसिड होता है। 5 to 8% इथेनोइक एसिड को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। ठीक है, ये सबसे वीक एसिड होता है, सबसे वीक एसिड बेस वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, सबसे वीक होता है हमारा इथेनोइक एसिड, इतना वीक है इसलिए हम इसको खाने में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वीक होने के बाद भी हम इसको पानी में डाल के उसको डाइल्यूट करके खाने में यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट एसिटिक एसिड कोई नहीं डालता खाने में। ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव कोई नहीं डालता उसको। वो विनेगर तब बनता है जब आप उसको डिजोल्व कर दो वाटर के अंदर। 5 to 8% आपका इथेनोइक एसिड होगा वाटर में। क्लियर। नेक्स्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो आपका इथेनोइक एसिड है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब विंटर्स हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आपका इथेनोइक एसिड जो है ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, बर्फ़ के जैसे जम जाता है, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, वो ग्लेशियर के जैसे जम जाता है तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद एल्कोहल। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहल क्या है हमारा, इथेनॉल ही तो है। ठीक है, इथेनोइक एसिड आपका हो गया CH3COOH। ठीक है, प्लस एल्कोहल, एल्कोहल क्या है आपका C2H5OH, इथेनॉल ले लो। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, -H2O। ठीक है, एसिड क्या देता था, H+, पढ़ा था हमने एसिड बेस में। यहाँ से गया आपका H, एल्कोहल से गया आपका OH, वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, CH3COO, इसको लिख दो C2H5। ठीक, ये बन गया आपका एस्टर। इसका नाम क्या है, एस्टर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जब भी एस्टर फॉर्मेशन होती है तो बहुत फ्रूटी स्मेल आती है हमारे को। ठीक है, अच्छी प्लीजेंट सी खुशबू आती है। तो ये एस्टर का यूज़ कहाँ पे हुआ, परफ्यूम्स में एस्टर यूज़ होता है, और आपका जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, खाने वाने में जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं उसमें जो स्मेल के लिए आपका एस्टर यूज़ होता है। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो आपका एस्टर है इसको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करा दूँ NaOH के साथ, ठीक है, तो ये वापस से आपको एसिटिक एसिड और एल्कोहल दे देगा। अगर ये आपका NaOH के साथ वापस रिएक्ट करता है, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है आपकी एसिड प्लस बेस आपको एस्टर दे रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन, जिसमें एस्टर बन रहा है। ठीक है, स्टेरिफिकेशन। जब आपका एस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको क्या देता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल्सो। ठीक है, ये आपको वापस से आपका क्या दे देगा, एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन, ये होती है सोप की रिएक्शन हमारी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये सोप की। Na के साथ एक्चुअली ये रिएक्ट करके OONA बनाता है। अभी हम पढ़ेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन, हम पढ़ेंगे उसको, हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब आपका इथेनोइक एसिड CH3COOH कार्बोनेट के साथ लेट से Na2CO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA। ये वाली रिएक्शन हमने भी पढ़ी थी, अल्कोहल के केस में पढ़ी थी ना। H जो होता है लेस रिएक्टिव होता है तो Na उसकी जगह पे ले लेगा, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ऐसे ही जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका NaHCO3, तब भी आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। बैलेंस रिएक्शन करनी पड़ेगी बस। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, दैट्स इट। आई होप आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, सपोनिफिकेशन। एक बार मैं आपको फिर से एस्टर वाली रिएक्शन में आपको बताना चाहूँगी। मैंने आपको क्या कहा था, जो आपका एस्टर बना था, ठीक है, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा
तो ये क्या बनाएगा आपका यहाँ पे ये आपका सोप बन गया, सपोनिफिकेशन हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये माइनस ये प्लस ऐसे आएगा। ये सोडियम सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो सोप हमारे क्या होते हैं, सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर द फैटी चेन लॉन्ग चेन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये बहुत लंबी सी आपकी चेन हो कार्बोक्सिल की, बहुत सारे कार्बन लगे हों, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर कार्बन हों, ठीक है। सी फिर जाके आपका COOH NaCOO तो ये क्या होगा, एक लंबी सी चेन होगी ना कार्बन की, सोडियम लगा है साथ में, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा सोप बना। तो सोप हमारा क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अभी आप छोटे से ही आप समझने की कोशिश करिए इसको। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसको मैं इस तरीके से दिखा दूं, लेट्स से कि कार्बन की ये चेन हो गई और यहाँ पे एक ये एंड में दिखा रही हूँ, ये मान लो सोडियम वाला है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो एंड है मेरा, ये कैसा है, आयनिक है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, जबकि चेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई ये चेन। ये कैसा हो गया हमारा, नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर, ये जिसको आप नॉन आयनिक भी बोल सकते हो, नॉन आयनिक। ये हो गया हमारा कैसा पार्ट, पोलर या फिर आयनिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज देखनी है कि जो नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इट हेट्स वाटर, पानी से डरता है, ये हाइड्रोफोबिक है। जो मेरा आयनिक पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कैसा होगा हमारा, हाइड्रोफिलिक, यानी कि इट लव्स वाटर। ऐसा क्यों, वाटर क्या होता है आपका, वो भी तो आयनिक होता है ना, वाटर भी आपका किसमें टूटता है, H+ और OH नेगेटिव में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला था उसने नेगेटिव पॉजिटिव को पसंद किया, जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था उसने इसको हेट किया, क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो जो सोप की जो चेन थी उसको हमने किस तरीके से कर दिया, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारा नॉन आयनिक पार्ट, एक हमारा आयनिक पार्ट। जो नॉन आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो आयनिक पार्ट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ने जा रहे हैं कि सोप कपड़े की सफाई करता कैसे, कैसे धुलाई करता है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका कपड़ा है, ये इसके ऊपर डर्ट लगा है, डर्ट गंदगी है ये, ठीक है, इसे हमें साफ करना है। हमने पानी में क्या किया, ये कपड़ा डाला, सोप अपना डाला सोप, ठीक है। अब ये लेफ्ट से बकेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। आपके चेन के दो पार्ट है, एक वाटर लविंग एक वाटर हेटिंग, ठीक है। जो वाटर को हेट करता है तो वो किसकी तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है इस ग्रीस की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको तो पानी से बचना है भाई, वो पानी के पास नहीं जाएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो किस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा पार्ट कैसा है, वो तो वाटर लविंग है, उसको तो पानी बहुत पसंद है, तो वो तो पानी की तरफ अपना मुंह करेगा, बाहर की तरफ अपना मुंह करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में, क्योंकि बाहर पानी है ना, तो इसने क्या किया, गुच्छा बनाने की कोशिश करी, क्लस्टर बनाने की कोशिश करी। इस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, मीजल बोलते हैं, मीजल। एक बार इसको और देखने की कोशिश करिए, जो नॉन पोलर पार्ट था आपका, वो सारे अपने आप को अंदर की तरफ इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। पोलर पार्ट किस तरफ रह जाएगा आपका, बाहर की तरफ, क्योंकि वाटर से हेट करते हैं, वाटर से दूर जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सब आपस में एक दूसरे से जोड़ना शुरू करेंगे, आपस में एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, और वाटर की तरफ किसका मुंह रहेगा, आपका हेड का,
इसको आप टेल पार्ट बोल सकते हो, ये आपका हेड पार्ट, ठीक है। तो हेड बाहर की तरफ रहता है, टेल अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये जो आपकी ग्रीस थी, ये किस तरीके से हुई, जो आपका सोप के जो पार्टिकल थे वो उस तरीके से अलाइन हो गए। जो आपका चेन वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ आ गया और आपका बाहर की तरफ चला गया, कौन सा, पोलर वाला पार्ट। अब ये क्या करेगा, इस डर्ट को, क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो वाटर तो पूरी बकेट में ना, तो ये वाटर से अट्रैक्ट होगा। जैसे ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे ही ये खींचेगा, बट ये जो चेन है ये किसके साथ इंटरेक्ट कर गई है, तो ग्रीस के साथ इंटरेक्ट कर गई, ग्रीस से चिपक गई जाके ना, तो ये इस ग्रीस को उखाड़ लेगी, पुल कर लेगी आपके क्लॉथ पे से, ठीक है। तो ये आपका ग्रीस निकल जाएगा बाहर आपके कपड़े पे से, और ये लगे इसके चारों तरफ आपके सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो ग्रीस है वो आपके कपड़े पर से अलग हो गया। समझ में आया? आई थिंक आपको क्लीनिंग एक्शन आपको समझ में आया होगा। इसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये जब क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज और, जो अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है सोप का। वो ड्रॉबैक क्या है कि जो आपका सोप होता है वो अपना क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छे से नहीं दे पाता हार्ड वाटर में, क्योंकि कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में। नहाते टाइम भी आपने देखा होगा, कभी जब हम नहाते हैं और पानी वगैरह डालते हैं तो व्हाइट कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, सफेद सफेद सा बनता है ना, फ्लेकी सा सब्सटेंस वाटर में जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका सोप है वो पूरी तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या लेकर आए, डिटर्जेंट लेकर आए, जो कि आपका हार्ड वाटर में भी क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छे से शो करता है। मगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक डिटर्जेंट का जो है वो ये कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।